हेलो एवरीवन, मेरा नाम सोनम है। आज मैं आपको चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के कुछ और क्वेश्चंस करवाऊंगी। एमसीक्यूज लेकर आई हूँ आपके लिए, जो आपका पेपर सीटेट, एचटेट, यूजीसी नेट और एनटीटी का एग्जाम में आपको आपका पेपर क्रैक करने में आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, तो जो मेरे क्वेश्चंस हैं वो हैं चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के। तो आइए स्टार्ट करते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के कुछ क्वेश्चंस। मेरा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज डायग्नोस्टिक असेसमेंट? मीन्स डायग्नोस्टिक का मतलब होता है, हिंदी में डायग्नोस्टिक होता है निदानिक, निदान करना जिसको आप बोलते हैं, निदानिक मूल्यांकन। असेसमेंट को बोलते हैं मूल्यांकन। ठीक है, तो व्हाट इज डायग्नोस्टिक असेसमेंट? डायग्नोस्टिक असेसमेंट क्या है, वो इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। आप लोगों को पता होना चाहिए, जब कोई पर्सन बीमार होता है, वो डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर सबसे पहले उसको डायग्नोस करता है। डायग्नोस करता है मीन्स उसे पूछता है कि उसको क्या है, ठीक है, या उसे कोई बीमारी पहले से तो नहीं है, कोई वो दवाई तो नहीं खा रहा, अब उसको क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो डायग्नोस्टिक है। ऐसे ही चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के अंदर जो है, साइकोलॉजी के अंदर चाइल्ड साइकोलॉजी है, उसके अंदर पूछा गया व्हाट इज डायग्नोस्टिक असेसमेंट। डायग्नोस्टिक असेसमेंट क्या है? असेसमेंट फॉर लर्निंग है, असेसमेंट एज लर्निंग है, ऑफ है, या इन लर्निंग है। ठीक है, तो आपने क्वेश्चन को हमेशा रिजेक्शन मेथड से ही करना है। आपको पता होना चाहिए कि असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या होती है, असेसमेंट एज लर्निंग क्या होती है, और असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या होती है। तो जो डायग्नोस्टिक है, असेसमेंट इन लर्निंग तो है ही नहीं है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग भी नहीं हो सकती, असेसमेंट एज लर्निंग तो बच्चा खुद से करता है, ये भी नहीं है। तो आंसर क्या है इसका? असेसमेंट फॉर लर्निंग, अधिगम के लिए मूल्यांकन। ठीक है, इसे हिंदी में कहते हैं अधिगम के लिए मूल्यांकन, अधिगम के लिए मूल्यांकन। तो इसका राइट आंसर है ए, असेसमेंट फॉर लर्निंग। क्वेश्चन 1 का राइट आंसर है ए, असेसमेंट फॉर लर्निंग। नेक्स्ट है, वो कहते हैं व्हाट लैंग्वेज आर इंक्लूडेड इन ट्री लैंग्वेज, ट्राई लैंग्वेज फॉर्मूला। देखो, ट्राई लैंग्वेज फॉर्मूला किसको बोलेंगे? त्रिभाषी, त्रिभाषी फॉर्मूला। अगर आप इसको पढ़ो त्रिभाषी फॉर्मूला, तो ये आपके बीएड के पेपर में, बीएड में आपकी सेकेंडरी एजुकेशन के अंदर जो आप 1952-53 की पॉलिसी पढ़ते हैं, मुदारिल शिक्षा आयोग, तो उसके अंदर त्रिभाषी फॉर्मूला के बारे में बात की गई थी। ये आपको पता है, 1952-53 की नीति है, उसके पॉलिसी है, उसके अंदर बात की गई थी त्रिभाषी फॉर्मूला की। तो त्रिभाषी फॉर्मूला यानी कि तीन भाषी फॉर्मूला कौन सा है? उसने पहले बोला मदर टंग है, नेशनल लैंग्वेज एंड इंग्लिश। ठीक है, नेक्स्ट बात करता है संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश। ये तो है ही नहीं है, संस्कृत तो अलग से थी, संस्कृत से तो हिंदी का ओरिजिन हुआ। ठीक है ना, तो संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश ये भी नहीं है। मदर टंग, रीजनल लैंग्वेज एंड इंग्लिश ये भी नहीं है। रीजनल लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज और इंग्लिश ये भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर है मदर टंग। उन्होंने बोला था अपनी मदर टंग को ही, मदर टंग को उन्होंने रीजनल लैंग्वेज का नाम दिया था। देन उसके बाद उन्होंने नेशनल लैंग्वेज भी मदर टंग को बोला था, बाद में साथ में इंग्लिश ले लिया था। ठीक है, तो ये तीन लैंग्वेज थी जिसको ट्राई लैंग्वेज फॉर्मूला बोला गया था, ट्री लैंग्वेज फॉर्मूला, त्रिभाषी फॉर्मूला बोला गया था, जिसके अंदर था मदर टंग, नेशनल लैंग्वेज और इंग्लिश के बारे में बात की गई थी। तो क्वेश्चन सेकंड का राइट आंसर है ए। अगला है लर्निंग अ लैंग्वेज, एक लैंग्वेज को सीखना बेसिकली इज अ प्रोसेस ऑफ। वो प्रोसेस क्या है? एक लैंग्वेज सीखना क्या है? लैंग्वेज को सीखते रहना। एक लैंग्वेज को अगर आप सीखते रहोगे, एक लैंग्वेज को सीखना बेसिकली एक प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है? क्या वो आपका एनवायरमेंट प्रोसेस है? नहीं। आपने पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, किस चीज को लेके बात हो रही है, देन आप उसका आंसर निकालोगे। ठीक है, एनवायरमेंट के बारे में बात है? नहीं। नेचुरल है, अगर आप किसी एक लैंग्वेज को सीखते हो वो नेचुरल है? वो नेचुरल तो नहीं होता। लैंग्वेज तो बस आप एक मदर टंग सीखते हो, वो भी अपने घर से, अपनी फैमिली में जो आपकी लैंग्वेज बोली जाती है, सिर्फ आप वही लैंग्वेज सीखते हो, अपने आप बोल दूसरों को सुन सुन के सीखते हो। ठीक है ना, सुन के भी तो सीख ही रहे हो ना वो आप। बाकी लैंग्वेजेस फ्रेंच हो, कुछ हो, आप सीखते हो,
तो सीखने का जो एक पर्पस है बेसिकली उसको क्या बोला जाता है, यूजुअल है वो नहीं है, वो क्या है, हैबिट है। तो इसका राइट आंसर क्या है, आदत, हैबिट। राइट आंसर इज सी। अगला है विच सैटेलाइट वाज लॉन्च्ड टू प्रोवाइड एजुकेशन टू ऑल पीपल प्रिलिमिनरी चिल्ड्रन फ्रॉम रिमोट एरियाज ऑफ द कंट्री हु कैन नॉट गो टू द स्कूल एंड कॉलेजेस। वो कहते हैं जो बच्चे, जो रिमोट एरियाज के बच्चे हैं, दूर दराज के क्षेत्रों के जो बच्चे हैं रिमोट एरियाज के, वो स्कूल और कॉलेज नहीं जा पाते, तो उनके लिए ऐसा कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया गया कि वो शिक्षा, एजुकेशन उनको प्रोवाइड की जा सके, उनको प्रोवाइड हो सके एजुकेशन, जो स्कूल और कॉलेज नहीं जा सकते। तो उनके लिए कौन सा ऐसा सैटेलाइट था जो प्रोवाइड किया गया, तो वो कौन सा था, इनसेट था नहीं, कल्पना वाला नहीं, जियो नहीं, वो कौन सा है, एजुसेट, वो था एजुसेट। एजुसेट प्रोवाइड किया गया ताकि वो उन बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड हो सके। तो इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है सी। सी इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 4, सी राइट आंसर है इसका। द नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। द क्लास टीचर ऑब्जर्व करती है राम को इंजॉय सिंगिंग एंड कंपोजिंग अ सॉन्ग, कि वो इंजॉय कर रहा है, वो गाना गा रहा है और उसने गाने को कंपोज किया है, ठीक है। द टीचर कंक्लूडेड that Ram seemed to be high in dash intelligence। टीचर कंक्लूडेड निष्कर्ष निकाल लेती है कि उसको लगता है कि राम सीम्स टू बी हाई, राम किस में ज्यादा हाई प्रतीत हो रहा है उसको। इस क्वेश्चन को समझो, ये क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट आई है, बट ये क्वेश्चन आपका गार्डनर की थ्योरी से आया है, क्योंकि इंटेलिजेंसी के बारे में बात है, ये बात है गार्डनर की थ्योरी की, ये गार्डनर की थ्योरी थी। गार्डनर ने दी थी ना मल्टीपल इंटेलिजेंसी थ्योरी, 8 टाइप्स की थ्योरी थी गार्डनर की। ठीक है ना, तो उसके अंदर गार्डनर ने कौन सी थ्योरी, कौन सी स्किल्स बताई थी, स्पेशल स्किल उसने बताई, म्यूजिकल बताई, बॉडली बताई, मैथमेटिकल बताई, लॉजिकल बताई। तो इसके अंदर कौन सी स्किल है, उसके अंदर म्यूजिकल स्किल है ना, वो सिंगिंग और कंपोजिंग का सॉन्ग के बारे में बात कर रहा है कि वो सॉन्ग को गा रहा है और कंपोज किया उसने, ठीक है ना। तो इसमें जो बात हुई थी राम की म्यूजिकल इंटेलिजेंसी के बारे में बात हुई, तो पीपल स्किल्स भी नहीं है उसकी, स्पेशल भी नहीं है, बॉडली से फिजिकल वर्क नहीं है उसका, तो उसके म्यूजिकल स्किल के बारे में उसने बात करी कि उसकी इंटेलिजेंसी किसमें, म्यूजिकल इंटेलिजेंसी है। इस क्वेश्चन को आराम से ध्यान से पहले आप स्टेटमेंट को पढ़ो। देखो उन्होंने आपको सीधा सीधा नहीं बताया कि आप ये गार्डनर की इंटेलिजेंसी थ्योरी का क्वेश्चन या गार्डनर सेज, ऐसे नहीं बताया। उन्होंने सिर्फ एक स्टेटमेंट दे दी और ये पूछा कि ये कौन सी स्किल्स उसके अंदर डेवलप हुई, कौन सी इंटेलिजेंसी है उसके अंदर, तो वो कौन सी है, म्यूजिकल। ये आपको चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि इसमें स्टेटमेंट को पढ़ के आपको याद आना चाहिए कि ये गार्डनर की थ्योरी के बारे में बात हुई और गार्डनर ने ही म्यूजिकल के बारे में बात करी थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है डी। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है डी। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू एनसीएफ के अकॉर्डिंग इंक्लूसिव एजुकेशन जो होती है इम्प्लीज दैट वी शुड चेंज डैश टू फिट द डैश, ठीक है ना। वो कहते हैं एनसीएफ क्या होती है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू एनसीएफ वो कहते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग द इंक्लूसिव एजुकेशन इम्प्लीज दैट वी शुड चेंज, हमें चेंज करना चाहिए। क्या इंक्लूसिव एजुकेशन ने जो बात करी थी वो बात करी थी, उन्होंने बोला था हम सिस्टम को चेंज करेंगे। इंटीग्रेटेड एजुकेशन वाले कहते थे हम सिस्टम को चेंज नहीं करेंगे, हम बच्चे को एडमिशन तो दे देंगे, बच्चा नॉर्मल चाइल्ड के साथ एक डिसेबल्ड पर्सन, एक डिसेबल्ड चाइल्ड बैठेगा, बट हम अपना सिस्टम चेंज नहीं करेंगे। लेकिन इंक्लूसिव वालों ने बोला था हम बच्चे के लिए सिस्टम चेंज करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें जो बात की गई डेट वी शुड चेंज टू द सिस्टम एंड चाइल्ड, तो इसका राइट आंसर है सिस्टम एंड चाइल्ड। एनवायरमेंट और फैमिली तो है ही नहीं है, क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर एनवायरमेंट और फैमिली की कोई बात ही नहीं हुई।
चाइल्ड एंड एनवायरनमेंट भी नहीं है, चाइल्ड एंड सिस्टम भी नहीं है, बात है सिस्टम एंड चाइल्ड की। पहले बच्चे को चेंज करने को नहीं बोला गया था, चाइल्ड ने पहले सिस्टम को चेंज करने को बोला गया था। देखो कई बच्चे कहेंगे मैडम इसका ए आपने ठीक किया, तब डी भी ठीक कर सकते थे। नहीं, इसमें पहले चाइल्ड को चेंज करने को बोला गया, जबकि चाइल्ड को चेंज करने को नहीं बोला गया था, सिस्टम को चेंज करने को बोला गया था। इसीलिए मैंने इसका राइट आंसर ए किया। इसका राइट आंसर है ए। नेक्स्ट है, व्हाट डज द इंक्लूसिव एजुकेशन डिमांड स्कूल्स टू बी। इंक्लूसिव एजुकेशन की डिमांड्स क्या थी स्कूल्स टू बी, स्कूल्स के लिए? ओपन एंड फ्लेक्सिबल होने चाहिए, एकेडमिक्स इफेक्टिव, फ्रेंडली, सेफ, क्लीन एंड हेल्दी एंड जेंडर रिस्पॉन्सिव, एड्रेस एंड स्पेसिफिक सोशल नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स होनी चाहिए, असेसिबल टू ऑल चिल्ड्रन विद एंड विदाउट डिसेबिलिटी। देखो ओपन एंड फ्लेक्सिबल तो इंक्लूसिव के अंदर था ही था, ऐसा तो कुछ है ही नहीं इसमें बात, ठीक है। वो कहता है एड्रेस एंड स्पेसिफिक सोशल नीड्स ऑफ स्टूडेंट, तो ये भी नहीं है। देखो अगर हम इन दोनों में से देखें, बी एंड डी में से, अगर मैं बी को ना देखूं तो मैं, अगर बी वाला मेरे बी ना हो मेरे पास और डी हो, तो मैं कहूंगी हाँ ये ठीक है, असेसिबल पहुंच होनी चाहिए हर बच्चे के लिए विद एंड विदाउट डिसेबिलिटीज वाले को दो इंक्लूसिव में, ठीक है ना। बट अगर इससे भी भयंकर देखूं तो आंसर क्या है, ये इसका आंसर होना चाहिए, बट इससे भी ज्यादा रिलेट करता हुआ ये आंसर है, ये इसका आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन में जो स्कूल्स के लिए डिमांड थी वो एकेडमिकली इफेक्टिव होने चाहिए, प्रभावपूर्ण होने चाहिए, फ्रेंडली होने चाहिए, सेफ होने चाहिए, क्लीन होने चाहिए, हेल्दी होने चाहिए, जेंडर रिस्पॉन्सिव होने चाहिए। कि इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर जो डिसेबल्ड चाइल्ड आएगा उसके लिए सब फैसिलिटीज होनी चाहिए। वो स्कूल एकेडमिकली इफेक्टिव होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, जेंडर रिस्पॉन्सिव का मतलब कि बच्चा वहाँ आसानी से, उसको कोई भी चीज़ की जरूरत हो, उसको कहीं भी जाना हो वो आसानी से वहाँ जा सके, उसके लिए रैंप होना चाहिए, ठीक है, रेलिंग होनी चाहिए, जो बच्चे हैंडीकैप्ड है नहीं जा सकते उनके लिफ्ट होनी चाहिए, क्लीन होना चाहिए, हेल्दी एनवायरनमेंट होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है बी, इसका राइट आंसर डी नहीं होगा। अगर पेपर में मेरे पास ये बी वाली ऑप्शन नहीं आएगी तो मैं डी को राइट करूंगी, अदरवाइज राइट आंसर इसका है बी। बी इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 7। अगला है टीचिंग स्किल्स, पेडागोजिकल थ्योरी, प्रोफेशनल स्किल्स, द समेशन ऑफ थिंग्स दिस रिप्रेजेंट, ठीक है ना। उसने बात करी जो टीचिंग स्किल्स हैं उसके अंदर पेडागोजिकल टीचिंग स्किल क्या है आपकी? शिक्षण कौशल, शिक्षण कौशल कॉमा पेडागोजिकल थ्योरी, प्रशिक्षण, प्रोफेशनल स्किल्स। जब वो कहते हैं टीचिंग स्किल के अंदर पेडागोजिकल थ्योरी और प्रोफेशनल स्किल्स के बारे में बात हो रही है, तो ये चीज किसके लिए होती है? सबमिशन। ये सबमिशन किसका है? अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो ये सबमिशन किसका है? जो आपका पेडागोजिकल थ्योरी है और जो आपकी प्रोफेशनल स्किल्स है, इन दोनों को जोड़ने पर सबमिशन किसका आता है? वो आता है टीचर एजुकेशन का। उससे क्या होती है? टीचर एजुकेशन, टीचर एजुकेशन का क्रिएट होती है, टीचर एजुकेशन बनता है कि टीचर एजुकेट किया जाए। टीचर एजुकेशन के अंदर आप पेडागोजिकल के बारे में पढ़ते हो, आप प्रोफेशनल स्किल्स के बारे में पढ़ते हो, आप एंड्रागोजी के बारे में पढ़ते हो, आप असेसमेंट के बारे में पढ़ते हो टीचर एजुकेशन के अंदर। अगर आप इस क्वेश्चन को देखो तो ये क्वेश्चन आपका बेनिफिट करता है, बेनिफिशियल है फॉर यूजीसी नेट एग्जाम के लिए, जिनका नेट एजुकेशन सब्जेक्ट में है उसमें भी ये क्वेश्चन आएगा, क्योंकि वहां पर एक यूनिट है टीचर एजुकेशन को लेकर, तो उसके अंदर ये क्वेश्चन भी आ सकता है। इसका राइट आंसर है ए इज द राइट आंसर, क्योंकि इसके अंदर प्रोफेशनल स्किल्स और पेडागोजिकल थ्योरी के बारे में बात की गई है, और उस पेपर में यूनिट नंबर 7 ही पूरी पेडागोजी और एंड्रागोजी असेसमेंट पर बेस्ड है, ठीक है, और उसके अंदर पूरी बात टीचर एजुकेशन के बारे में की गई है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है ए। अगला है व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल लिटरेसी मिशन। अब नेशनल लिटरेसी मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? एंश्योरिंग द एडल्ट लिटरेसी, प्रोवाइडिंग द फंक्शनल लिटरेसी, एंश्योरिंग द वुमेन लिटरेसी एंड अचीविंग द कंप्लीट लिटरेसी। अब नेशनल लिटरेसी मिशन, नेशनल लिटरेसी मिशन का राइट आंसर क्या होगा आपका? एंश्योरिंग द एडल्ट लिटरेसी नहीं, फंक्शनल लिटरेसी नहीं, वुमेन लिटरेसी नहीं, अचीविंग कंप्लीट लिटरेसी, सबको लिटरेसी कंप्लीट करो। तो इसका राइट आंसर है डी।
तो डी है इसका राइट आंसर। अगला है हु अमंग द बिलो हैज गिवन द लिस्ट ऑफ माइक्रो स्किल्स। अब नीचे दिए गए उन्होंने पर्सन दिए, पर्सन्स के नाम दिए, जिसमें बी के पासी है, आर एल स्टीवन है, बेंजामिन ब्लूम है एंड जॉन डीवी के बारे में बात करी है। वो कहते हैं इनमें से जो नीचे दिए गए पर्सन है, इनमें से किसने माइक्रो स्किल्स को डेवलप करा, ठीक है ना, माइक्रो स्किल्स को। तो क्या किसने करा, जॉन डीवी ने करा? नहीं, जॉन डीवी ने तो वैसे ही प्लेवे वो दिया था, प्लेवे मेथड जॉन डीवी का था, वो फ्रॉबेल का था, सॉरी जॉन डीवी का नहीं था, फ्रॉबेल का था प्लेवे मेथड, ठीक है। जॉन डीवी ने दिया था लर्निंग बाय डूइंग मेथड। जॉन डीवी का कौन सा था, लर्निंग बाय डूइंग मेथड। तो जॉन डीवी ने माइक्रो स्किल्स के बारे में कोई बात ही नहीं करी थी। अगला था बेंजामिन ब्लूम, ये भी नहीं था क्योंकि ब्लूम टैक्सोनॉमी अलग से बनी हुई है। आप लोग अपने सीटेट के अंदर एग्जाम के अंदर पढ़ते हो ब्लूम टैक्सोनॉमी, तो ये भी नहीं है इसका आंसर। आर एल स्टीवनसन, तो ये भी नहीं है, इसका आंसर है बी के पासी। बी के पासी ने ही माइक्रो स्किल्स के बारे में बोला था और इन्होंने ही माइक्रो टीचिंग का जो साइकिल था उस साइकिल को इन्होंने 36 मिनट का बताया था। ये साइकिल था माइक्रो टीचिंग का। और इसको 36 मिनट का बताया था, जिसमें उन्होंने प्लान किया, टीच किया, फीडबैक मिली, फिर उसके बाद रीप्लान, रीटीच, रीफीडबैक हुई, ठीक है ना। तो ये 36 मिनट का एक साइकिल था। तो उसको उन्होंने माइक्रो स्किल्स जो थी इंप्रूव करी थी वो बी के पासी ने करी थी। इसका राइट आंसर है 10th का ए इज द राइट आंसर, बी के पासी। अगला है विच ऑफ द बिलो मेनली पर्पस ऑफ अरेंजिंग द सेमिनार्स फॉर टीचर। वो कहते हैं नीचे दिए गए जो पर्पस बताए गए अरेंजिंग सेमिनार अरेंज किया थे टीचर्स के लिए, मेनली उनका पर्पस क्या होता है। जब हम टीचर्स के लिए सेमिनार करते हैं, सेमिनार अरेंज करते हैं, तो नीचे मेनली पर्पस क्या है उसका, इन सर्विस टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट, इन सर्विस टीचर इवेल्युएशन, इन सर्विस टीचर प्रोसेस डेवलपमेंट या इंडियन टीचर पोटेंशियल ट्रेनिंग डेवलपमेंट। ये तो इसका आंसर है ही नहीं है, इसको तो पहले ही काट दो आप, ठीक है। इन सर्विस टीचर प्रोसेस डेवलपमेंट ये है। इन सर्विस का मतलब होता है कि जो सर्विस में लगा हुआ है, सेवारत, ठीक है ना। तो टीचर को प्रोसेस करना, उसका प्रोसेस डेवलपमेंट, ये भी नहीं है। टीचर की इवेल्युएशन करना भी नहीं है। इसका राइट आंसर है ए, इन सर्विस टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट। टीचर की प्रोफेशनल डेवलपमेंट करना। क्यों? जब सेमिनार्स होते हैं तब टीचर की प्रोफेशनल डेवलपमेंट होती है ना। कई टीचर्स को भी कहा जाता है स्कूल में, आप सेमिनार दोगे, आप इस टॉपिक पर बोलोगे, किसी को किस टॉपिक पर बोलने का कहा जाता है, किसी को कुछ और टॉपिक पर बोलने को कहा जाता है, तो सेमिनार्स करवाए जाते हैं, उससे टीचर्स की प्रोफेशनल स्किल्स डेवलप होती हैं, ठीक है ना। तो उसको क्या बोलेगा कि इन सर्विस टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट। इसका राइट आंसर है ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 का इन सर्विस टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट। अगला है ए स्टूडेंट इज नॉट एबल टू रीड। एक बच्चा जो है पढ़ नहीं सकता रीड द कंटेंट ऑन ब्लैक बोर्ड पर, ठीक है। एज अ टीचर फर्स्ट यू विल, सबसे पहले टीचर उसके लिए क्या करेगी, ठीक है ना। एक स्टूडेंट है वो ब्लैक बोर्ड के ऊपर कंटेंट को प्रॉपरली नहीं पढ़ पा रहा, ठीक है ना, नहीं देख पा रहा, हाँ नहीं पढ़ पा रहा, सॉरी। तो एज ए टीचर, अगर आप टीचर हो एज ए टीचर, तो फर्स्ट यू विल, सबसे पहले आप क्या करोगे उसके साथ, सेंड हिम एंड हर टू द स्कूल काउंसलर। उसको भेजोगे काउंसलर के पास? नहीं, उसको काउंसलर के पास क्यों भेजोगे, वो तो ब्लैक बोर्ड पढ़ नहीं पा रहा, ये तो इसमें काउंसलर कुछ नहीं कर सकता। टेल हिम एंड हर टू सिट ऑन द फर्स्ट बेंच, उसको क्या बोलोगे कि तू फर्स्ट बेंच पर बैठ, ये भी नहीं है। इन्फॉर्म टू दिस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को इन्फॉर्म करोगे। अरे जब वो ब्लैक बोर्ड को पढ़ नहीं पा रहा, मतलब ब्लैक बोर्ड पे लिखा वर्ड नहीं पढ़ पा रहा, उसमें प्रिंसिपल तो कुछ कर ही नहीं सकता, तो प्रिंसिपल भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या है, आस्क हिम हर एंड अबाउट हिज प्रॉब्लम। आप उसकी प्रॉब्लम के बारे में उससे पूछोगे, ठीक है ना। ये नहीं है कि उसको सीधा कहोगे कि मैं प्रिंसिपल को बता रहा हूँ, मैं काउंसलर को तेरे को बता रहा हूँ, ऐसा नहीं होगा। आप उसकी प्रॉब्लम के बारे में उससे पूछोगे। तो इसका राइट आंसर क्या है, डी इज ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर डी। नेक्स्ट है विच ऑफ द बिलो मेथड्स वाज गिवन बाय जॉन डीवी। जॉन डीवी के द्वारा जो मेथड दिए गए हैं वो कौन से हैं। अब देखो
नॉर्मली अगर आप देखो तो इस क्वेश्चन के अंदर जो आंसर है वो जॉन डीवी को प्रेफर नहीं कर रहा, ठीक है। अगर आप देखो तो जॉन डीवी ने जो दिया था वो था लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है, मतलब करके सीखना। ये क्वेश्चन सीटेट के एग्जाम में आया हुआ था, तो इसका जो ऑफिशियली राइट आंसर था वो था प्रोजेक्ट मेथड। क्यों प्रोजेक्ट मेथड का था, उन्होंने इसलिए दिया कि प्रोजेक्ट मेथड में क्या होता है, आप करके सीखते हो, लर्निंग बाय डूइंग है ना, आप प्रोजेक्ट काम करोगे तो आप सीखोगे ना। तो प्रोजेक्ट अगर आपको दे दिया जाए तो आप उस पर वर्क करोगे, ठीक है। इसलिए इस आंसर को सही किया गया कि प्रोजेक्ट मेथड इसका राइट आंसर होगा। प्ले वे मेथड इसका आंसर नहीं है, सोर्स मेथड इसका आंसर नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड इसका आंसर नहीं है, क्योंकि प्ले वे मेथड आपको फ्रॉबेल ने दिया था, ये फ्रॉबेल का था मेथड, ठीक है। तो ये इसका आंसर नहीं है, आंसर इसका ए है, ए इज द राइट आंसर। प्रोजेक्ट मेथड का जो था ये कौन से इज्म के अंदर यूज किया जाता है, अगर यूजीसी के बच्चों के लिए आ जाए तो इससे भी एक क्वेश्चन निकल के आ जाएगा प्रोजेक्ट मेथड से, कि प्रोजेक्ट मेथड जो है कौन से इज्म में यूज किया जाता है। तो इज्म है वो प्रैग्मेटिज्म, प्रैग्मेटिज्म जिसको आप बोलते हो प्रयोजनवाद। ये यूजीसी के अंदर जिनका यूजीसी एजुकेशन सब्जेक्ट में है उसके अंदर एक क्वेश्चन फिर खड़ा हो जाएगा कि प्रोजेक्ट मेथड जो है वो कहाँ यूज किया जाता है, तो वो प्रैग्मेटिज्म में किया जाता है। प्रैग्मेटिज्म जो है प्रयोजनवाद उसके अंदर बोला गया उसको हिंदी में। तो ये क्वेश्चन यूजीसी नेट के लिए भी खड़ा हो जाता है, और जो खाली प्रोजेक्ट मेथड तक क्वेश्चन जा रहा है जॉन डीवी का वो टेट के लिए है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है वो है ए। नेक्स्ट है हु डिफाइंड द वर्ड कम्युनिटी एज अ ग्रुप एस्टैब्लिश्ड बाय द मैन हैविंग शेयर्ड वैल्यूज, ठीक है ना। वो कहते हैं हु डिफाइंड द वर्ड, किसने वर्ड डिफाइन करा कम्युनिटी को एज अ ग्रुप में एस्टैब्लिश्ड बाय मैन हैविंग शेयर्ड, ठीक है ना। किसने डिफाइन करा, तो वो डिफाइन करा एरिस्टोटल ने, ठीक है ना। वो एरिस्टोटल ने डिफाइन करा, अरस्तु ने बोला कम्युनिटी को। वट इज द मीनिंग ऑफ लैक्सिकल। अब वो कहते हैं लैक्सिकल का मीनिंग क्या होता है। लैक्सिकल का मीनिंग वो होता है जो चीज दुनिया में जैसे एग्जिस्ट कर रही हो तो उसको लैक्सिकल बोला जाता है। तो साउंड सिस्टम है वो क्या है, कंटेक्स्ट डिपेंडेंट रूल एंड स्टाइल रिलेटिंग टू वर्ड्स एंड वोकैबुलरी ऑफ अ लैंग्वेज या सेंटेंस। तो इसका आंसर क्या है, सेंटेंस तो है ही नहीं है इसका आंसर, कंटेक्स्ट है, डिपेंडेंट रूल्स एंड स्टाइल है, रिलेटिंग द वर्ड्स वोकैबुलरी ऑफ अ लैंग्वेज। इसका राइट आंसर है सी, रिलेटिंग द वर्ड्स वोकैबुलरी ऑफ अ लैंग्वेज, ठीक है। ये भी नहीं है और ये भी इसका आंसर नहीं है। ये लैक्सिकल वाला क्वेश्चन आपका लॉजिकल रीजनिंग के अंदर नेट में भी आ जाता है, ठीक है। ये टैट में भी आता है और ये नेट में भी आता है ये क्वेश्चन। इसका राइट आंसर है सी, सी इज द राइट आंसर। आज हमने सीटेट से रिलेटेड, सीटेट, यूजीसी नेट, एनटीटी के एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस एमसीक्यूज आज हमने किए हैं। आई होप सो आपको ये अच्छे लगे, आपको ये समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लिख कर कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। अगर आपको ये मेरे करवाए हुए क्वेश्चंस समझ में आए हैं तो मैं आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर में और एमसीक्यूज के क्वेश्चंस भी लेकर आऊँगी, ठीक है। ओके, थैंक यू।